नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज अपना साइकोलॉजी का ये 18वां टेस्ट है और आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा अधिगम के प्रकार, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक तथा अधिगम स्थानांतरण। ये 3 टॉपिक्स अपने रहेंगे। इनमें से आपके 30 प्रश्न मैंने साथियों सिलेक्ट किए हैं जो कि सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चलिए साथियों शुरू कर लेते हैं। अगर आपने वो हमारे जो पहले टेस्ट 17 टेस्ट लिए गए हैं वो अगर नहीं दिए हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। रीड साइकोलॉजी टेस्ट सीरीज नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें आपको हमारे सारे वीडियोस मिल जाएंगे। चलिए साथियों, बिना समय गवाए शुरू कर लेते हैं। अपना पहला प्रश्न है कि एक छात्र हिंदी कविता की आलोचनात्मक व्याख्या प्रस्तुत कर लेता है, उसका यह अधिगम व्यवहार किस अनुक्षेत्र में रखा जा सकता है? 1 संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र, 2 भावात्मक एवं मनोगतिक अनुक्षेत्र, 3 भावात्मक अनुक्षेत्र और 4 है संज्ञानात्मक एवं भावात्मक अनुक्षेत्र। तो साथियों यह रहेगा, इसका जो उत्तर है वो रहेगा आपका संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पे इसका करेक्ट उत्तर जो वो रहेगा। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न नंबर 2, तैराकी या घुड़सवारी का अधिगम खालिस्तान अधिगम होता है? 1 मोटर, 2 सम्मिलित, 3 कर्मिक या 4 समस्या। ठीक है, देखिए साथियों, तैराकी या घुड़सवारी यानी कि इसमें अपन क्या कर रहे हैं, एक प्रकार से क्या कर रहे हैं अपन यहाँ पे क्रिया कर रहे हैं और क्रिया जहाँ पे की जाती है वो अधिगम होता है मोटर अधिगम। मोटर अधिगम का मतलब होता है गतिक। ठीक है, कौन सा अधिगम होगा? गतिक या मोटर अधिगम, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वो रहेगा। ठीक है, चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है सीखने का प्रकार जिसमें प्रक्रिया का विवेचन किया जाता है, जिसके द्वारा व्यवहार शिक्षार्थी परिकल्पना या सामान्य सिद्धांत प्रस्तुत करता है तथा अनेक प्रकार की जांच को क्रियान्वित करता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह सही है या नहीं, इसे क्या कहते हैं? 1 निगमन अधिगम, 2 आगमन अधिगम, 3 कल्पनात्मक अधिगम और 4 है संज्ञानात्मक अधिगम। तो साथियों जो इस प्रकार की जो अगर प्रक्रिया शिक्षार्थी के द्वारा प्रस्तुत की जाती है तो वो आपका क्या रहेगा? वो रहेगा आपका निगमन अधिगम। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पे बिल्कुल इसका सही उत्तर जो है वो रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा अपना प्रश्न साथियों, निम्न में से अधिगम के संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र है, अनुच्छेद नहीं, अनुक्षेत्र से संबंधित किया है। ठीक है, अनुभूति करना, 2 स्पर्श करना, 3 क्रोधित करना, 4 है कल्पना करना। तो निम्न में से अधिगम के संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र से संबंधित क्रिया है, कौन सी क्रिया जो आपकी अधिगम के संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित है, वो क्रिया आपको बतानी है। तो साथियों कौन सी क्रिया होगी यहाँ पे होगी आपका कल्पना करना। कल्पना करना जो वो संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र से संबंधित क्रिया होगी, यानी प्रश्न 4 में ऑप्शन 4 जो वो सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा उद्देश्य सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र का नहीं है? जो संज्ञानात्मक क्षेत्र का नहीं है वो बताना है। 1 सामान्यीकरण, 2 अनुवाद करना, 3 अनुप्रयोग करना और 4 सचित्र विवरण। तो देखिए साथियों जो उद्देश्य संज्ञानात्मक क्षेत्र का नहीं है वो है आपका सचित्र विवरण। ये किस क्षेत्र है? आपका कौशल क्षेत्र का है। किसका? ये कौशल क्षेत्र का साथियों, ये आपके संज्ञानात्मक क्षेत्र का नहीं है। बाकी तीनों के तीनों संज्ञानात्मक क्षेत्र के रहेंगे। तो ऑप्शन 4 जो है वो यहाँ पे आपका सही उत्तर इसका रहेगा। छठा आपका जो प्रश्न है वो है हर उम्र के छात्रों की एक अधिगम, यहाँ पे अधिगम शैली, हर उम्र के छात्रों की एक अधिगम शैली उनके खालिस्तान द्वारा प्रभावित होती है। ठीक है, 1 केवल वातावरण, 2 केवल भावनाओं, 3 केवल समाज शास्त्रीय आवश्यकताओं और 4 उपयुक्त सभी। तो देखिए साथियों, हर उम्र के छात्रों की एक अधिगम जो शैली होती है वो किसके द्वारा प्रभावित होती है? तो यहाँ पे देखिए सीधा सा उत्तर होगा उनके वातावरण के द्वारा प्रभावित होती है। तो ऑप्शन 1 जो है वो यहाँ पे सीधा इसका उत्तर जो वो रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला जो प्रश्न है वो है व्यवहार में दृष्टिकोण और भावनाओं का पहलू इसके अंतर्गत आता है। 1 अधिगम का ज्ञानात्मक पक्ष, 2 अधिगम का क्रियात्मक पक्ष,
3 अधिगम का मनोवैज्ञानिक पक्ष और 4 है अधिगम का भावात्मक पक्ष। तो दृष्टिकोण और भावनाएं जो वो भावात्मक पक्ष में आएंगी, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका सही उत्तर साथियों रहेगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला आपका प्रश्न है, संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है 1 पारंपरिक अनुकूलन, 2 मनोविज्ञान, 3 वातावरण, 4 मनोदैहिक। तो साथियों यहाँ पे सीखा क्या जाता है संकेत अधिगम में, साइन थ्योरी में, पारंपरिक अनुकूलन। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पे बिल्कुल इसका सही उत्तर जो वो रहेगा। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां आपका प्रश्न है, बालकों के व्यवहार परिवर्तन के लिए सर्वाधिक प्रभावी पद्धति है 1 पुरस्कार, 2 शारीरिक दंड, 3 समुचित परामर्श और 4 है आत्मबोध कराना। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है साथियों वो है आपका समुचित परामर्श। बालकों के व्यवहार परिवर्तन के लिए सर्वाधिक प्रभावी जो पद्धति है वो है समुचित परामर्श करना एक प्रकार से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पे आपका सही उत्तर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न, नींद की अल्पावधि कमी शिक्षार्थियों को प्रभावित करती है, वजन में वृद्धि, मधुमेह का खतरा बढ़ता है, कमजोर प्रतिरक्षा होती है, और एक चौथा ऑप्शन है एकाग्रता और स्मृति को कम करना। तो साथियों जो नींद जो है अपन अगर कम लेते हो तो उसका प्रभाव किस पे पड़ेगा, अपनी एकाग्रता और स्मृति यानी दिमाग पर उसका प्रभाव सीधा सीधा पड़ता है। इसलिए आपको नींद तो जो है वो कम से कम 6 घंटे की नींद एक व्यक्ति के लिए होना जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर होगा। और आपको कम से कम साथियों 6 घंटे की नींद तो देखिए पूरे दिन में लेनी, 24 घंटे में 6 घंटे की नींद तो जरूर लेनी चाहिए। बाकी के जो 18 घंटे बच गए उसमें 2 घंटे इधर उधर के कामों में आप दे सकते हैं, 3 घंटे दे सकते हैं, 4 भी दे सकते हैं। ठीक है, बाकी बच गए 13-14 घंटे आपको पढ़ना है रीट में सिलेक्शन लेने के लिए। और साथियों ये प्रश्न आपको अगर पसंद आ रहे हैं तो आप, और चैनल पर नए हैं पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा जो बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं और उनको ये टेस्ट पसंद आया तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करें। चलिए 11वां अपना प्रश्न कि परिवार खालिस्तान का मुख्य एजेंसी है, श्रेष्ठ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा या गैर औपचारिक शिक्षा। तो देखिए साथियों जो परिवार होता है, परिवार जो वो अनौपचारिक शिक्षा की जो वो एक प्रकार से मुख्य एजेंसी अपन बोल सकते हैं कि अनौपचारिक शिक्षा यानी कि जो शिक्षा एक निश्चित स्थान समय पर नहीं दी जाती वो अनौपचारिक शिक्षा होती है। तो वो आपका परिवार जो वो अनौपचारिक शिक्षा का मुख्य केंद्र माना जा सकता है, मुख्य एजेंसी मानी जा सकती है। चलिए 12वां प्रश्न है साथियों 12वां प्रश्न है, अधिगम क्रिया प्रभावित होती है 1 विद्यालय के भौतिक पर्यावरण से, 2 विद्यालय के मनोवैज्ञानिक पर्यावरण से, 3 विद्यालय के भौतिक व मनोवैज्ञानिक दोनों पर्यावरण से, और 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे साथियों दोनों बिल्कुल सही रहेंगे, विद्यालय के भौतिक और मनोवैज्ञानिक दोनों से ही जो है वो आपका क्या होगा, प्रभावित होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो कौन सा सही रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पे बिल्कुल इसका सही उत्तर रहेगा। चलिए 13वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कारक का सीखने पर सबसे कम प्रभाव पड़ता है, थकान, आयु, रोग और लिंग भेद। तो सीखने पर सबसे कम प्रभाव जो किसका पड़ेगा, लिंग भेद का पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 4 जो वो यहाँ पे आपका सही रहेगा। चलिए साथियों अगला आगे बढ़ते हैं। अगला अपना प्रश्न है कि छात्रों में सीखने की योग्यता निर्भर करती है, किस बात पर निर्भर करती है ये बताना आपने को, सामाजिकता पर करती है कि संस्कृति पर करती है या परिवार पर करती है या व्यक्तिगत भिन्नता पर। तो छात्रों में सीखने की योग्यता जो वो निर्भर करेगी व्यक्तिगत विभिन्नता पर। ऑप्शन नंबर 4 जो वो सही यहाँ पे रहेगा। चलिए 15वां आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक संबंधित कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है, 1 विषय वस्तु निपुणता, 2 शिक्षक को प्रदान की गई सुविधा, 3 शिक्षक अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, 4 बैठने की उचित व्यवस्था। तो साथियों शिक्षकों से संबंधित कारक बताना जो अधिगम को सीखने को प्रभावित करता हो वो है ऑप्शन नंबर 1 विषय वस्तु पर निपुणता। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 16वां आपका प्रश्न है, शिक्षार्थी के अधिगम को प्रभावित करने वाला शारीरिक कारक है, 1 रुचि, 2 अभिवृत्ति, 3 बुद्धि और 4 परिपक्वता। तो यहाँ पे साथियों जो उत्तर होगा आपका वो होगा परिपक्वता। शिक्षार्थी के अधिगम को प्रभावित करने वाला जो शारीरिक कारक पूछा है वो है तो वो आपका परिपक्वता होगा। बाकी तो सारे मानसिक कारक में, रुचि है वो तो आपके भावात्मक कारक में या मनोवैज्ञानिक कारक में आ जाएगा, अभिवृत्ति है वो भी आपके जो है एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक कारक में आएगी, बुद्धि जो वो मानसिक कारक में आ जाएगी, तो परिपक्वता जो है वो शारीरिक कारक में होगा। तो ऑप्शन 4 जो वो यहाँ पे आपका सही उत्तर रहेगा।
चलिए 17वां अपना प्रश्न कि एक छात्र कक्षा में नहीं सीख पा रहा है क्योंकि उसका क्योंकि उसका पालतू पशु ठीक नहीं है। अधिगम को प्रभावित करने वाला सबसे संभावित कारक क्या है? देखिए, एक छात्र जो कक्षा में सीख नहीं पा रहा है क्योंकि उसका जाहिर सी बात है उसका पालतू पशु अगर ठीक नहीं है तो उसका मन कक्षा में नहीं है। तो अधिगम को प्रभावित करने वाला सबसे संभावित कारक क्या हो सकता है? 1 अभ्यास की कमी, 2 प्रतिकूल भावनात्मक स्थिति, 3 नींद की कमी, 4 पोषण की कमी। तो सीधा सीधा उत्तर होगा प्रतिकूल भावनात्मक स्थिति, यानी कि जो उसकी भावनाएं हैं वो बिल्कुल एक प्रकार से ठीक नहीं है, वो दुखी है बहुत ज़्यादा, सीखने के लिए अनुकूल नहीं है, वो प्रतिकूल भावनाएं उसकी हो गई हैं। तो प्रतिकूल भावनात्मक स्थिति यहाँ पे सही उत्तर रहेगा साथियों। 17 में ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही उत्तर रहेगा। 18वां आपका प्रश्न है, स्कूल की संगठनात्मक स्थापना छात्रों के अधिगम को प्रभावित करती है। यह पहलू उस श्रेणी से संबंधित है। 1 क्रियात्मक कारक, 2 मनोवैज्ञानिक कारक, 3 सामाजिक कारक और 4 अन्य कारक। तो स्कूल की संगठनात्मक स्थापना जो है अगर वो प्रभावित कर रही है तो वो सामाजिक कारक के अंतर्गत आएगी। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका सही उत्तर रहेगा। चलिए 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या अधिगम स्थानांतरण का एक प्रकार नहीं है? साथियों, अब ये जो प्रश्न रहेंगे अपने 11 के 11 प्रश्न, ये सारे के सारे 12 प्रश्न ये सारे के सारे प्रश्न किससे रहेंगे? अधिगम स्थानांतरण से रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अधिगम स्थानांतरण का एक प्रकार नहीं है, वो बताना है आपको। एक पक्षीय, द्विपक्षीय, लंबात्मक या बहुपक्षीय, ये अपने ऑप्शन है। तो यहाँ पे जो एक पक्षीय है वो भी आपका ऑप्शन सही है। द्विपक्षीय भी अधिगम का स्थानांतरण का प्रकार होता है, लंबात्मक भी होता है, लेकिन बहुपक्षीय जो वो कोई प्रकार नहीं होता। एक पक्षीय और द्विपक्षीय होते हैं और लंबात्मक भी होता है, लेकिन बहुपक्षीय नहीं होगा। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे सही है। चलिए 20वां आपका प्रश्न कि पहले सीखे हुए विषय नई संदर्भ में सीखने के लिए काम आए तो वह अनुकूलन अंतरण है, 2 प्रतिकूल अंतरण है, 3 शून्यांतरण है, 4 फल को कम करना। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा साथियों वो क्या होगा? आपका अनुकूल अंतरण है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि पहले जो सीखा हुआ वो अपने को काम आ रहा है नए काम को सीखने में। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे सही रहेगा, अनुकूल अंतरण हो जाएगा वो। चलिए 21वां प्रश्न है कि जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों में सीखने पर किसी प्रकार से कोई प्रभाव नहीं डालता तो यह अंतरण कहलाएगा। अधिगम का शून्य स्थानांतरण, समस्या समाधान अधिगम, 3 अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण और 4 अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण। देखिए साथियों, कोई प्रभाव नहीं डाल रहा है अगर सीखने पर पूर्व का ज्ञान, और एक प्रकार से किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डाल रहा है, तो वो क्या होगा आपका? यहाँ पे उत्तर होगा आपका अधिगम का शून्य स्थानांतरण, यानी कि किसी प्रकार का न तो पॉजिटिव न नेगेटिव इफेक्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो वो यहाँ पे आपका सही रहेगा। चलिए 22वां प्रश्न देखते हैं, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे कहते हैं ऊर्ध्व अंतरण, क्षैतिज अंतरण, द्विपार्श्विक अंतरण या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसको बोलेंगे द्विपार्श्विक अंतरण। देखिए, एक बच्चे को दाएं हाथ से क्रिकेट खेलना सिखाया गया, बैटिंग करना सिखाया गया, ठीक है, दाएं हाथ से बहुत अच्छी बैटिंग कर लेता दाएं हाथ से। अब वो क्या करता है कि बाएं हाथ से भी बैटिंग करने लग गया, ठीक है, अपने आप ही अच्छी बैटिंग करने लग गया। तो ये किस प्रकार का अंतरण है? द्विपार्श्विक अंतरण आपका कहलाएगा। एक हाथ से जो बच्चा अच्छा लिखता है और दूसरे से भी अच्छा लिखने लग जाए तो वो भी आपका द्विपार्श्विक अंतरण के अंतर्गत आएगा। चलिए 23वां प्रश्न देखते हैं कि सीखने का स्थानांतरण है सीखी गई वस्तु को संभालना, 2 सीखी हुई तकनीक का वैसा ही उपयोग, तीसरा ऑप्शन है सीखी हुई वस्तु का अन्य परिस्थितियों में प्रयोग, 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर रहेगा साथियों वो क्या रहेगा आपका? सीखी हुई वस्तु का अन्य परिस्थिति में प्रयोग जो है वो इसका उत्तर रहेगा। सीखने का स्थानांतरण है तो सीखी हुई वस्तु का अन्य परिस्थिति में प्रयोग, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पे आपका सही उत्तर जो है वो रहेगा। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका 24वां जो प्रश्न है वो है, एक बालक जो वो कक्षा में सीखे गए गणित का उपयोग किसी अन्य विषय के प्रश्न को हल करने में करता है तो यह है अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण, अधिगम का शून्य स्थानांतरण, 3 अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण या प्रेरणात्मक स्थानांतरण, ऑप्शन नंबर 4। तो कौन सा सही होगा साथियों? देखिए, गणित का उपयोग अन्य जगह कर रहा है तो अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही है यहाँ पे। ठीक है, आपका 25वां प्रश्न है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता, इसे क्या कहते हैं? विध्यात्मक प्रशिक्षण अंतरण,
2 निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण, 3 शून्य प्रशिक्षण अंतरण, 4 इनमें से कोई नहीं। तो साथियों देखिए, निषेधात्मक यानी नकारात्मक चीज़ हो गई है और विधेयात्मक यानी सकारात्मक चीज़ हो गई। लेकिन साथियों यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर 2 तो नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए गेंदबाजी जो कौशल वो विकसित कर लेता है, लेकिन बल्लेबाजी उसकी प्रभावित हो ही नहीं रही है, तो बल्लेबाजी पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए शून्य स्थानांतरण होगा। चलिए 26वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अधिगम स्थानांतरण में सहायक नहीं होता? 1 मानसिक अनुशासन, 2 आपका तथ्यों की विशुद्धता, 3 समरूप तत्वों समरूप, और चौथा ऑप्शन है अर्थपूर्ण सामान्यीकरण। तो साथियों यहाँ पे जो प्रश्न है वो क्या है कि देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अधिगम स्थानांतरण में सहायक नहीं होता है? तो वो आपका होगा तथ्यों की विशुद्धता। तथ्यों की जो विशुद्धता है वो अधिगम स्थानांतरण को प्रभावित एक प्रकार से नहीं करता या इसमें सहायक भी नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 2 जो वो यहाँ पे आपका बिल्कुल सही रहेगा। मानसिक अनुशासन जो है वो भी सहायता करता है अधिगम को स्थानांतरित करने, मतलब एक जगह से दूसरी जगह काम में लेने में। जाहिर सी बात है मानसिक अनुशासन अपने को काम में आएगा। और समरूप तत्व जो जैसे एक जैसी स्थिति बने तो अपन उसका उपयोग, उस ज्ञान का उपयोग दूसरी स्थिति में वैसी स्थिति में कर सकते हैं, तो ये भी प्रभावित करता है। अर्थपूर्ण सामान्यीकरण यानी एक प्रकार से नियम बना लें अपन ये कि इस तरह की स्थिति में इस प्रकार से अपन कर सकते हैं, तो उसी प्रकार की स्थिति आएगी तो उसी नियम का अपन दोबारा प्रयोग कर सकते हैं। तो सामान्यीकरण का भी उपयोग होता है अधिगम स्थानांतरण में, लेकिन तथ्यों की विशुद्धता का कोई उपयोग नहीं होता, इसलिए ऑप्शन 2 जो यहाँ पे सही उत्तर आपका रहेगा। चलिए 27वां प्रश्न की जब यहाँ पे ऑप्शन 27 में है कि एक बालक पहाड़े सीख कर है, थोड़ा सा गलत लिखा गया साथियों, एक बालक पहाड़े सीख कर, लिख देता हूँ, सीख कर उसका उपयोग गुणा और भाग करने में करता है। अधिगम स्थानांतरण के जिस प्रकार का यह उदाहरण है, 1 मानसिक से शारीरिक, 2 शारीरिक से शारीरिक, 3 मानसिक से मानसिक, और 4 है शारीरिक से मानसिक। तो सीधा सा उत्तर शारीरिक मानसिक से मानसिक, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका सही रहेगा। 28वां प्रश्न है पहले सीखे हुए अंश ए वर्तमान के अधिगम अंश बी के पुनः स्मरण के अवरोध बनने का को ऐसे कहते हैं। कैसे कहते हैं? 1 पश्चव्यापी या तिरोगामी अवरोध, 2 निष्क्रिय अवरोध, 3 दमन, और 4 है आपका अग्र सक्रिय या पुरोगामी अवरोध। पहले सीखे हुए अंश ए वर्तमान के अधिगम अंश बी के पुनः स्मरण के अवरोध में बनता है। मतलब एक प्रकार से अपन ने पहले कोई चीज़ ए है उसको याद किया, अब अपन ने बी को याद कर लिया। अब बी को जब अपन पुनः स्मरण कर रहे हैं तो ये जो पहले सीखा हुआ है, अपने आगे सीखा हुआ है, जो आगे किसको सीखा, पहले किसको सीखा, ए को सीखा, ये जो दिक्कत पैदा कर रहा है, तो आगे सीखे जाने वाला अगर दिक्कत पैदा कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? अग्र सक्रिय या पुरोगामी अवरोध, यानी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका सही उत्तर साथियों रहेगा। तो 28 में ऑप्शन 4 रहेगा। मेरे हिसाब से अच्छे से आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आए और चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29वां अपना प्रश्न कि विदेशी भाषा के सही उच्चारण को सीखने में मातृभाषा का प्रभाव इस प्रकार का अधिगम अंतरण कह सकते हैं। 1 अनुकूलन अंतरण, 2 नकारात्मक अंतरण, 3 द्विपार्श्विक अंतरण, और 4 है शून्य अंतरण। तो कौन सा होगा साथियों? यहाँ पे देखिए मदद एक प्रकार से अपने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे विदेशी भाषा के सही उच्चारण को सीखने में मातृभाषा का प्रभाव इस प्रकार का अधिगम अंतरण कह सकते हैं अपन। ये किस प्रकार का अधिगम अंतरण आपका रहेगा? नकारात्मक अंतरण साथियों ये रहेगा, क्योंकि विदेशी भाषा को सीखने में जो है अपनी जो खुद की भाषा है वो परेशानी अपने को पेश कर सकती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे नकारात्मक अंतरण जो वो यहाँ पे ऑप्शन रहेगा। ये आंध्र प्रदेश की टेट परीक्षा में आया हुआ है। आप लोग इस प्रश्न के बारे में क्या विचार रखते हैं ये आप जरूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि आपको शून्यांतरण भी लगे कि देखिए विदेशी भाषा के सही उच्चारण को सीखने में मातृभाषा का प्रभाव इस प्रकार का अधिगम अंतरण जो है वो क्या होगा। तो यहाँ पे नकारात्मक अंतरण होगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही उत्तर आपका रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30वां आपका प्रश्न कि लता का संगीत में ज्ञान उसके कार चलाने में अनुपयोगी होने में यह अधिगम अंतरण है। यानी कि लता का जो संगीत का ज्ञान है वो जो है कार चलाने में अनुपयोगी है। तो ये किस प्रकार का अधिगम अंतरण है?
1 अनुकूलन अंतरण, 2 शून्यांतरण, 3 द्विपार्श्विक अंतरण और 4 नकारात्मक अंतरण। तो संगीत का और जो है वो आपका कार चलाने का कोई साथियों संबंध नहीं है आपस में, इसलिए किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगा। तो शून्यांतरण होगा। और देखिए 29 में क्या, देखिए भाषा को सही उच्चारण सीखने में जाहिर सी बात अपनी जो 2 भाषाएं अगर अपने को आ रही तो एक भाषा दूसरे को प्रभावित कर सकती है, इसलिए यहाँ पे नकारात्मक अंतरण बोला गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो ऑप्शन नंबर 2 जो वो यहाँ पे इसलिए सही माना गया। ठीक है साथियों, तो ये थे आपके आज के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। और 30 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए साथियों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। किसी प्रकार की समस्या उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई प्रश्न गलत होता है मेरे से या आपसे, तो उससे साथियों आप लोगों को फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही आप कमेंट बॉक्स चेक कर लीजिएगा, उसमें या तो मैं लिख के भेज देता हूँ कि ये प्रश्न का ये ऑप्शन होगा, या फिर आप लोग करते हो कि ये इस प्रश्न में डाउट, इस प्रश्न में डाउट है, तो आप उन प्रश्न को चेक कीजिए एक बार अपनी बुक में, जो भी आपके पास है नोट्स हैं उसमें चेक कीजिए। अगर आपको वहाँ पे जो है लगे कि ये उत्तर गलत है तो उसको आप सही कर सकते हैं। दूसरी बात क्या होगी, उस टॉपिक का रिवीजन भी आपका हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑल पे कीजिए, ताकि आपको हमारे सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाएँ। और साथियों, जो आपका टेस्ट आएगा 9 बजे, संस्कृत का टेस्ट आ जाएगा, वो टेस्ट ज़रूर से ज़रूर करें। ठीक है साथियों, मिलेंगे अपन अगले वीडियो में संस्कृत के टेस्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। और हाँ साथियों, आपको मैं 19वें टेस्ट का यहाँ पे टॉपिक बताना चाहूँगा। 19वें टेस्ट का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा अधिगम सिद्धांत। अधिगम सिद्धांत। और साथियों सिद्धांत जो है वो सारे के सारे नहीं लूँगा यहाँ पे, कुछ सिद्धांत हैं उनमें से बेसिक प्रश्न है सिद्धांतों के, उसके बाद एक एक सिद्धांत को लेकर के चलेंगे। अधिगम सिद्धांत और अधिगम पठार 2 टॉपिक हैं, इनमें से 25-30 प्रश्न आपके लिए जाएंगे, तो इनको थोड़ा सा आप जो है वो तैयार कर लीजिएगा। अधिगम सिद्धांत और अधिगम पठार से आपका टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है साथियों, मिलेंगे अगले वीडियो में एक और नए टेस्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।